Jai Hind, dear students. How are you? I hope you all are well. At your place with your family. आज हम फिजिकल एजुकेशन में बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की. This is especially for the class 11th but can be helpful for the class 12th physical education subject. So without wasting time let's start. तो देखिए सबसे पहले है रेस्पिरेटरी सिस्टम. और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन. सो इन सब की बात करेंगे. हम जानेंगे कि व्हाट इज इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, कितने हमारे ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं रेस्पिरेशन में या ब्रीथिंग, उन सबको जानेंगे वन बाय वन. पर पहले थोड़ी बेसिक बात करते हैं. हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है. देखिए रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस in which exchange of gases takes place in the body. ये तो इसकी डेफिनेशन होगी, पर डेफिनेशन में जाने से पहले हम बात करते हैं. द ह्यूमन बीइंग नीड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज वेरी फॉर अस. इफ ही डजंट टेक ऑक्सीजन फॉर फ्यू मिनट्स वी विल डाई. सो ऑक्सीजन हमारे जीने के लिए ज़रूरी है. अब ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो वी गेट एनर्जी फ्रॉम दैट. उससे हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और हम काम कर पाते हैं. सो ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है. सो समथिंग इज नॉन इनहेल. हम जब सांस बाहर से अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं इनहेल, मतलब सांस को अंदर लेना. और एक होता है एक्सहेल, मीन्स सांस को बाहर छोड़ना. ठीक है, इनहेल और एक्सहेल. ठीक है, समझ में आ गया. अब देखिए हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की. तो रेस्पिरेशन के लिए डेफिनेशन बोल रहा है कि एक प्रोसेस है. क्या प्रोसेस है? इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द बॉडी. भाई गैसों का एक्सचेंज होता है. हमने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन हमने सेल्स को दे दी, एनर्जी बन गई वहां पे. इसके बाद ऑक्सीजन के बायो प्रोडक्ट बने. अब उनको बॉडी से बाहर निकालना है, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड. तो वहां पे एक्सचेंज हो रहा है. ऑक्सीजन ले रहे हैं, बायो प्रोडक्ट्स बना और हम उसको बाहर निकाल रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सहेल. तो ये क्या हो रहा है बेसिकली? ऑक्सीजन इज लाइक फ्यूजेस विद ब्लड. इंटरचेंज हो रहा है. क्या इंटरचेंज हो रहा है? ऑक्सीजन फ्यूजेस विद ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड. ठीक है, यही तो इंटरचेंज हो रहा है. इसी इंटरचेंज को हम कहते हैं रेस्पिरेशन. बहुत सिंपल है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. रेस्पिरेशन क्या है? प्रोसेस है इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान होता है इनसाइड द बॉडी. इतना ही है भाई. रेस्पिरेशन में गैसों का आदान प्रदान होता है इनसाइड द बॉडी. गैस कौन सी है? ऑक्सीजन फ्यूजेस विद ब्लड. ठीक है, जिससे एनर्जी मिलती है. और उसके जो बायो प्रोडक्ट्स हैं दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड और वो बाहर निकल जाता है. इसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन. इनहेल और एक्सहेल बता दिया मैंने. इनहेल जब सांस लेते हैं तो उसको इनहेल कहते हैं, और एक्सहेल जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसको एक्सहेल कहते हैं. अब देखिए जो रेस्पिरेशन है ये टू टाइप का होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन. अब इनको हम जानते हैं बारी बारी से. ओके, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. देखिए जो अपना रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म है कि सांस हमने नॉस्ट्रिल से लिया और कहाँ गया, फिर कहाँ गया, उसके बारे में हम बाद में मैकेनिज्म में बात करेंगे. अभी सिंपली फिजिकल एजुकेशन वाले थोड़ा बेसिक जानना है, लेकिन बेसिक अच्छे से जानना है. तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, या जिसको हम ब्रीथिंग भी कहते हैं. भाई एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या है? जो गैस एक्सचेंज होती है वो लंग्स में होती है. मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द लंग्स. अल्वेलियो का नाम सुना होगा. तो बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं अल्वेलियो, ये ना ALVEOLI, अल्वेलियो. तो अल्वेलियो में गैसों का जो एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. इसका मतलब है लंग्स के अंदर, मोटे तौर पे हम कहते हैं लंग्स के अंदर अल्वेलियो होता है, अल्वेलियो होती है. इवन अल्वेलियो के सराउंडिंग में होती है अपनी कैपिलरीज. एक्चुअली कैपिलरीज में एक्सचेंज होता है गैसों का. सो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे मोटे तौर पे हम कह सकते हैं या तो अल्वेली या कैपिलरीज और लंग्स में जो गैसों का एक्सचेंज होता है दैट मीन्स ऑक्सीजन फ्यूजेज हो रहा है किसके साथ? ब्लड के साथ. ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वो डिफ्यूजेज हो रहा है कहाँ से? ब्लड से.
और फिर वो बाहर निकल आ रहा है, ठीक है। इसको हम ब्रीथिंग भी कह सकते हैं या इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इसी को कहते हैं। देखिए एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन है ये ही इंटरनल रेस्पिरेशन को पॉसिबल बनाता है। भाई गैस हमने एयर बाहर से ली नहीं, ऑक्सीजन ली नहीं, लंग्स तक नहीं पहुंचाई, तो इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ से पॉसिबल होगा, ठीक है, समझ गए। तो बहुत सिंपल है। देखिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में जो गैसेस का एक्सचेंज है जो वो कहाँ पे हो रहा है, लंग्स में, है ना। जबकि अगर हम इंटरनल रेस्पिरेशन में बात करेंगे तो हम आपको बात आगे बताएंगे कि वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है। सो ये हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक बार फिर से बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में गैसेस का एक्सचेंज होता है लंग्स में, और लंग्स में कहाँ, अल्वेलियो में। अल्वेली के सराउंडिंग में होती है कैपिलरीज। कैपिलरीज में एक्चुअली एक्सचेंज होता है। क्या एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन क्या हो जाता है, फ्यूजेज हो जाता है ब्लड के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज होता है फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से बाहर निकल जाता है, और फिर अपना रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है ये अपना उससे बाहर निकल जाता है। इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ओके, अब हम बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, या इसको टिश्यू रेस्पिरेशन के नाम से भी जाना जाता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को ब्रीथिंग के नाम से भी जाना जाता था और इसको टिश्यू के नाम से भी जाना जाता था। क्यों, ये जो है इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, टिश्यू में होता है। कहाँ पे होता है, टिश्यू या सेल में। सो इंटरनल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द टिश्यू, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रहा था, लंग्स में हो रहा था। मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रही थी, लंग्स में। इंटरनल रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रही है भाई, टिश्यू में, सेल में। हो क्या रहा है, ऑक्सीजन ली, सेल ने ऑक्सीजन यूज कर ली, एनर्जी बना ली, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शन हुआ, मेटाबॉलिक रिएक्शन होने से कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द ब्लड कहाँ आया, हार्ट में, और हार्ट ने उसको किसको दे दिया, लंग्स को, ठीक है। सो ये जो है, ये जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। मतलब मोटे तौर पे देखिए इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब होता है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द टिश्यू। इसीलिए इसको अपना टिश्यू रेस्पिरेशन भी कहते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रहा था, लंग्स में, अल्वेलियो में। बल्कि हमने ये भी बात की थी कि कैपिलरीज में हो रहा था। यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है टिश्यू में हो रहा है, सेल में हो रहा है। एक बार फिर से बता रहा हूँ भाई, ऑक्सीजन लेके आया ब्लड अपने साथ, ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली गई टिश्यू के द्वारा, एनर्जी मिल गई, मेटाबॉलिक रिएक्शन हुआ, मेटाबॉलिक रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड फिर से लेके गए अपने साथ, किसको दे दिया है, पहले तो हार्ट को दे दिया। भाई बॉडी का जो नीचे वाला पार्ट है जिसको बोलते हैं हम इन्फीरियर वेना केवा, जो नीचे वाला ब्लड है वो इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट में आ गया। जो ऊपर वाला बर्ड है, ऊपर वाला मीन जो सर से रिलेटेड सुपीरियर पार्ट का जो बर्ड है वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू अपना हार्ट में आ गया, फिर वो लंग्स में चला गया। वैसे इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, मैकेनिज्म के बारे में क्या हो रहा है, और स्पेशली हार्ट के बारे में बात करेंगे कि हार्ट किस तरह ट्रांसफ़र करता है ऑक्सीजन को वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बट आई होप ये समझ गए होंगे कि आप इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है। यही हमें प्रॉब्लम है, हम अपने जो पढ़ाना चाहिए उससे कहीं दूर चले जाते हैं, सारी खिचड़ी हो जाती है। आपको इतना समझना है कि इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है। ओके, अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से बॉडी के ऑर्गन्स हैं जो ब्रीथिंग में इन्वॉल्व हैं। देखिए सबसे पहले हो गया नोज और माउथ। हमारे नाक में दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स और राइट नॉस्ट्रिल्स। हमें कहा जाता है कि सांस है जो हमें नाक से लेना है, नोज से लेना है, माउथ से नहीं लेना है। दिस इज सेकंड ऑप्शन। बस प्राइमरी जो हमारा है दैट इज नोज, नॉस्ट्रिल्स। वो इसलिए कहा जाता है कि भाई हमारे नॉस्ट्रिल्स में म्यूकस होता है, छोटे छोटे हेयर होते हैं जो कई तरह के डस्ट पार्टिकल्स को और अनवांटेड जो जर्म्स हैं उनको बॉडी में अंदर ब्रीथिंग के साथ जाने नहीं देते, सांस के साथ। दैट इज वाई वी हैव बीन टोल्ड टू टेक ब्रीथ फ्रॉम द नोज। ये अलग बात है, कई बार हम बहुत फास्ट रनिंग करते हैं तो नोज से ब्रीथ जब हम ले रहे होते हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि इट्स नॉट इनफ। जब बहुत ही स्प्रिंट या लॉन्ग रनिंग करते हैं तो उस केस में हम अपना माउथ भी ओपन कर लेते हैं, दैट इज समथिंग एल्स, है ना।
but normally we must take the breath from the nose only. Okay, so बात करते हैं नोज हो गया, उसके बाद फेरेंक्स एक ऑर्गन होता है, फेरेंक्स सामने है, उसके बाद लैरिंक्स होता है, फेरेंक्स के नीचे लैरिंक्स आता है, उसके बाद ये जो राउंड राउंड से आप देख सकते हैं इनको बोलते हैं ट्रैकिया। इनको क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। देखिए ट्रैकिया बेसिकली ये जो राउंड राउंड हैं सी टाइप की बॉन्स होती हैं, ठीक। सो ये जो सी टाइप की बॉन होती है जिनको हम ट्रैकिया कहते हैं, ये कार्टिलेजेस बेसिकली की बनी होती है। देखिए हमने बात की थी कार्टिलेजेस भी एक बॉन है, बट वो बॉन में उसमें क्या है, वो एक तरह की इलास्टिसिटी होती है इस बॉन में। मतलब वी कैन, जैसे हमारे नोज में भी ये कार्टिलेजेस वी कैन से बॉन है या ईयर में है, वी कैन इजीली बेंड। अब अगर यहाँ पे ये सी टाइप की कार्टिलेजेस नहीं होंगे तो व्हाट विल हैपन, अपना ट्रैकिया कोलैप्स हो जाएगा। जब हम ब्रीथ आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। मतलब जो पैसेज है, एयर पैसेज है, वो ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए सब नेचर ने बहुत अच्छा पहले से ही बनाया गया, इसलिए उन्होंने यहाँ पे ट्रैकिया में ये अपना सी टाइप का जो कार्टिलेजेस एक तरह से बॉन बना दिया कि भाई ठीक से ट्रैकिया कोलैप्स ना हो। ट्रैकिया के नीचे आता है ब्रोंकी, क्या आता है? ब्रोंकी। और उसके बाद ये जब डिवाइड हो जाता है तो उसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स। मतलब ब्रोंकी से क्या बन गया? ब्रोंकियोल्स। और उसके बाद ये आते हैं अल्वेलियो, ALVEOLI, अल्वेली। उसके बाद फाइनली क्या आ गया? अल्वेली। सो गैस का जो एक्सचेंज होता है, मैंने आपको बताया वो कहाँ पे होता है? अल्वेली में। मतलब या हम कह सकते हैं कि अल्वेली के सराउंडिंग में जो कैपिलरीज होती हैं वहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है। अगर हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो सो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में गैस का एक्सचेंज कहाँ होता है? अल्वेली में, ठीक है। सो एक बार फिर से देख लेते हैं, नोज या नोस्ट्रिल्स, उसके बाद फेरेंक्स, उसके बाद लैरिंक्स, उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स, और फिर ये फाइनली अल्वेली आ गई। एक अपनी लंग्स के नीचे एक पार्ट ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। अब इस डायफ्राम का क्या रोल है वो भी मैं बताऊंगा। और इस ये जो कंप्लीट लंग्स हम बोलते हैं पूरे सिस्टम को, यानी कि ये राइट लंग हो गया, ये लेफ्ट लंग हो गया, ठीक है, राइट और लेफ्ट लंग। अब हम देखते हैं कि भाई जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा, अब देखिए एक चीज और बताना मैं भूल गया, जो ये अपने लंग्स हैं ये प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स। हमारे यहाँ पे रिब्स हैं, 12 रिब्स इधर हैं, 12 रिब्स इधर हैं, तो ये लंग्स हैं रिब्स से प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। और ये पूरा सिस्टम कहाँ? अपना थोरासिक केज में है। पूरा सिस्टम कहाँ सिचुएटेड है? थोरासिक केज। हमें मालूम है कि सबसे पहले हमारी, अगर हम वर्टिब्रेट कॉलम की बात करें तो सबसे ऊपर थोरासिक केज आता है। तो अपनी जो लंग्स और डायफ्राम जो सिस्टम है ये थोरासिक केज में सिचुएटेड है। एक बार फिर बता रहा हूँ कि बोथ लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स, ऊपर और साइड में, और नीचे इनके डायफ्राम है। तो जब हमने इनहेल किया तो जो मसल्स हमारी ये रिब्स के और लंग्स के आजू बाजू जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हुई। ध्यान देना, जैसे ही हमने इनहेल किया तो ये हमारी जो मसल्स हैं, कौन सी मसल्स? जो अपने रिब्स रिलेटेड जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुई। अब कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या हुआ? हमारा रिब्स है जो एक्सपैंड हो गया ऊपर की तरफ और साइडवर्ड, ऊपर की तरफ एंड साइडवर्ड एक्सपैंड हो गया। साथ ही साथ हमारा डायफ्राम की जो मसल्स हो, डायफ्राम को उसने नीचे पुल कर लिया, तो डायफ्राम नीचे चला गया। ये डायफ्राम है, ये नीचे चला गया। यहाँ पे जो मसल्स के कारण जो अपना एक्सपैंड हो गया, क्या एक्सपैंड हो गया? लंग एक्सपैंड हो गया। अब जब लंग एक्सपैंड हो गया, स्पेस मिल गया लंग को, लंग एक्सपैंड हो गया, तो लंग में जो वॉल्यूम था वो क्या हो गया? तो बढ़ गया, लेकिन वहाँ प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। वॉल्यूम बढ़ गया ना लंग्स का। वॉल्यूम क्यों बढ़ा? क्योंकि रिब्स, जो अपनी रिब्स हैं ये एक्सपैंड हो गई बाहर की तरफ और साइडवर्ड। डायफ्राम अपना नीचे चला गया, तो जगह ज़्यादा बन गई, स्पेस ज़्यादा बन गई। स्पेस ज़्यादा बनने से अपनी लंग्स हैं एक्सपैंड हो गई। क्यों एक्सपैंड होगी भाई? जो लंग्स हैं, देखिए लंग्स जस्ट लाइक ए बैग की तरह होती हैं और थिन इनके कवर होता है, एयर टाइट होती हैं। ये क्या होती है? एयर टाइट होती है, ठीक है। अब ये इनमें एक इलास्टिसिटी होती है, जैसे रबर को हम बढ़ा लेते हैं फिर वापस आ जाता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, फिर उनको स्ट्रेच करके बढ़ा लेते हैं, ठीक वैसे ही जब लंग्स को स्पेस मिला तो लंग्स बढ़ गई। अब बढ़ने से क्या हुआ? इन लंग्स के अंदर जो प्रेशर था वो कम हो गया। जैसे प्रेशर कम हुआ तो हमने इनहेल कर लिया। तो ये तो था इनहेलिंग।
इनहेलिंग। अब मैं बताता हूँ एक्सहेल। अब देखिए इनहेल हमने कर लिया, उसके बाद क्या हुआ, वापिस अपनी जो रिब्स के साथ जो मसल्स हैं वो रिलैक्स में आ गई, मीन्स जो हमारी रिब्स जो एक्सपेंड हुई थी वापस चली गई अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, और जो डायफ्राम नीचे आया था वो वापस ऊपर आ गया। सो उससे क्या हुआ, स्पेस कम हो गया। अब स्पेस कम होने से क्या हुआ, लंग्स वापस छोटी हो गई, मीन्स लंग्स में स्पेस कम हो गया। अब लंग्स में स्पेस कम हो गया लेकिन प्रेशर तो था, प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो प्रेशर क्या होगा, बाहर निकलेगा। जब अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कहीं ना कहीं से निकलेगा, तो प्रेशर बाहर निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, एक्सहेल। बहुत सिंपल थ्योरी, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, इस थ्योरी को समझे प्लीज, है ना। इस थ्योरी में क्या है कि सबसे पहले मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। कौन सी मसल, जो रिब्स के आजू बाजू की मसल है, लंग्स के आजू बाजू की जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई। कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या हुआ, मसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुई, अपना जो रिब्स है ये एक्सपेंड हो गया आउटवर्ड और साइडवर्ड, ऊपर और साइड की तरफ एक्सपेंड हो गया। ये हो गया, साथ ही साथ जो अपना यहाँ पे डायफ्राम है ये नीचे चला गया। अब ये जब डायफ्राम नीचे चला गया, रिब्स एक्सपेंड हो गई, तो जो अपना लंग्स था ये भी एक्सपेंड हो गया, इसका वॉल्यूम बढ़ गया। इसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। अब जब इसका वॉल्यूम बढ़ा तो इसमें प्रेशर की कमी हो गई, तो हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। ये तो हो गया इनहेल का। अभी क्या हुआ, एक्सहेल को देखते हैं। वापिस जो मसल्स थी वो रिलैक्स हो गई, नॉर्मल हो गई, रिलैक्स हो गई, तो वापिस जो चेस्ट अपना एक्सपेंड हुआ था, मोटे तौर पे हम कह सकते हैं रिब्स जो अपनी एक्सपेंड हुई थी साइडवर्ड और अपवर्ड, वो वापिस आ गई। वापिस आने से क्या हुआ, डायफ्राम ऊपर आ गया। तो जब ऐसा हुआ तो लंग्स वापिस छोटा हो गया। छोटा होने से क्या हुआ, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया तो हमने एक्सहेल कर दिया। सो ये प्रोसेस चलता है इनहेल और एक्सहेल में। और मैंने आपको रेस्पिरेशन में जो पार्ट्स इन्वॉल्व है बॉडी के, जो अपने वो सारे पार्ट्स के मैंने नाम बताई दिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। That's all in this class, dear students. Please go through this class and note down the important thing which I told you. And it's very easy for the biology students. But जिनके पास बायोलॉजी नहीं है, मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं या आर्ट्स से हैं, उनके लिए भी इतना हार्ड नहीं है इसको समझना। थोड़ा सा आप फोकस करें, कंसंट्रेट करें, मेक योर सेल्फ डायग्राम, और इनके नाम याद करें आप, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकियोल्स, डायफ्राम्स, थोड़ा सा इनके बारे में जानें। So that's all in this class. See you in the next class. Have a great day, dear students.